नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी। मैं आरन जायसवाल सभी साथियों को स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले एक आपको दृश्य दिखाता हूं। यह दृश्य आपको अगर आप देखते हैं तो दो चीज़ें आपको याद आएगी। एक तो याद आती है वह दृश्य जहां पर इंट्रो चलता है और उसी इंट्रो पे यह घोड़ा दौड़ता है। और एक दृश्य अगर आप देखेंगे, अगर इस सामने अगर सर की तरफ जो इंट्रो का जो घोड़ा दौड़ता है सर के ही चैनल में चलता है। और मैं अगर परिचय की बात करूँ तो परिचय तो बड़ी छोटी बात हो जाती है कि यहाँ पर जब मैं आता हूँ, यहाँ देखता हूँ पुलिसिंग व्यवस्थाओं को सबसे पहले आपने कवरेज में देखा है। और लेकिन जो अगर पत्रकारिता जगत को अगर कोई अगर जगाता है तो कहीं न कहीं से वह दृश्य अगर देखता है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पत्रकारिता को जीवित करके रखा है और पत्रकारिता के माध्यम से लोग की मदद कर पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर मैं बात कहूँ सीधे सीधे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने चेहरा जो दिख रहा है रवि कुमार पांडे का, और जो नाम है चैनल का तो सीधे सीधे ऐसे 24। तो समझ बहुत बहुत स्वागत है सर विंध्य प्रदेश टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त दिया और इतने दूर से चल के आप यहाँ तक पहुँचे। तो आपके इस चैनल में मतलब मैं अभी जब आपने मुझे बताया था कि मैं काम कर रहा हूँ तो उस टाइम पर तो मुझे दिखा कि आप कमरे के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर काम करना बेहद रिस्की भी होता है और बहुत बड़ी बात होती है ग्राउंड पे काम करना, क्योंकि वहाँ पर हमारे चारों दिशाओं में जो है तो हमारे दुश्मन भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं। तो इस टाइम पर आप ग्राउंड में काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ग्राउंड पर काम करना और देखना कि आप इस टाइम पर जो है तो जनता के पास पहुँच रहे हैं। स्कूल में मैन होता है, देखिए बेसिक नॉलेज की बात हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। तो आप भी उस चीज़ों पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात तो आभार आपका यहाँ तक आप मेरे लिए आए। सर ये तो मैं इस संबंध में मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा शब्द एक बड़ा कहूँ करुणादायी होता है कि एक बड़े पत्रकार के बीच में अगर समय मिल पाना तो कहीं कहीं सौभाग्यशाली समझ पाता हूँ। इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन सर एक जो होती है जंग की शुरुआत होती है, एक मेरा जो है स्तर बड़ा छोटा सा है। मुझे एक अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर भी मैं अनुभव के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल लाइफ कहीं न कहीं से अपने आप में झेली है। सबसे पहले मैं स्ट्रगल लाइफ की बात करूँगा, शायद आने वाले जो और पत्रकार होंगे उन तक भी थोड़ा एक मोटिवेशन जाएगा। अब स्ट्रगल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कोई भी अगर कहीं भी हो तो इंसान को पत्थर बनना पड़ता है। मतलब कोई अगर धक्का भी दे तो इतनी जल्दी टूटना नहीं है। तो पहले तो हम देखिए कि पत्थर बनने का प्रयास किए कि हम पहले अपने आप को पत्थर बना लें। जब पत्थर इंसान जब बन जाता है तो दो पत्थर जब टकराते हैं तो आग धीरे धीरे पैदा ही हो जाती है। तो हम तो अभी चिंगारी हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो पत्रकारिता में कहीं ना कहीं लोगों को गाली मिलती है, पत्रकारों को वो गाली ना मिले, समाज में एक अच्छा स्तर बना रहे। और चौथा स्तंभ जिसका लोग सम्मान करें। तो इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता हर जगह है, हर जगह जो है तो लोग हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप ही बताइए कि अब क्या वो सम्मान आपको मिलता है? नहीं मिलता। तो अगर नहीं मिल रहा है तो रीज़न ये है कि पत्रकारिता कहीं ना कहीं अवस्था डाउन देखा जा रहा है। और समस्या इस बात की है कि पहले लोगों को विज्ञापन मिल जाया करता था, आज विज्ञापन नहीं मिलता। अगर विज्ञापन नहीं मिलता तो लोग धीरे धीरे बिकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, ढेर सारे हैं ऐसे चीज़। मतलब कि उनको खर्च भी देना होगा ना। तो जो 24 घंटे जनता की सेवा करेगा, दौड़ेगा, धूपेगा, अगर उसको कुछ पैसे ना मिलेंगे तो कैसे गुजारा होगा? इसलिए वो कहीं ना कहीं वो अपने इन मुद्दों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के वो खुद डाउन हो जाते हैं, जिसके चलते लोग सम्मान नहीं करते, कहते कि चौथा स्तंभ बिक गया। ये सारी चीज़ देखने को मिल रही थी। तो स्ट्रगल देखिए पत्रकारिता लाइन में चाहे जो भी हो। अभी बिहार में जो है तो मैंने देखा था कि एक पत्रकार को सीधे 6 राउंड गोली मारी गई। लखीमपुर में मैंने देखा कि खड़ी गाड़ी में उसको पत्रकार को जो है तो बैठा कर बांध कर उसे पेट्रोल छिड़क के माचिस मार दिया गया। छिड़काव मतलब सोच लीजिए कि मतलब पत्रकारिता किस तरीके से और किस दौर से गुजर रही है और कितना स्ट्रगल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर की बातों से मुझे एक बात याद आती है जो कि मैं देसी भाषा में सिंपल से बोलना चाहूँ, ना किसी शायरी के माध्यम से। अगर जैसा सर ने बताया, ऐसा अगर आपके अंदर हिम्मत है फ्री ऑफ कास्ट में दौड़ने की और फ्री ऑफ कास्ट में किसी की मदद करने की, अगर नहीं है तो कम से कम सम्मान करना सीखिए। अगर कोई दौड़ रहा है तो हौसला बनाना सीखिए। फिर भी एक बात मुझे याद आती है सर के माध्यम से, जो लगातार डर बना रहता है और कहीं न कहीं से प्रशासन के खिलाफ भी बोलना होता है, शासन के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। और सर कहीं न कहीं से हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है और पब्लिक अगर सम्मान नहीं करती है सर
कहीं न कहीं से बड़ी निराशा लगती है सर। लेकिन इसके पीछे भी एक सर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सर ये पत्रकारिता में आने का क्या कारण रहा है आपका? आखिर क्या समाज की ऐसी कुछ बुराइयां दिखी आपको, या फिर अपने आप में ही कुछ ऐसा अंदर से कुछ आत्मा जगी कि हम पत्रकारिता में हम भी कुछ कदम बैठाते हैं? देखिए, हमारी लाइफ में जब हम 10वीं क्लास में थे उस टाइम पर लोगों का सब, जब टीचर पूछा करते थे आपको क्या बनना है, तो हम भी कहा करते थे कि मुझे जो है तो आर्मी में जाना है या ऐसा करना है। लेकिन जब हम 12th क्लास में आए, जब हम कॉलेज में आए, तो परिस्थितियाँ मुझे कुछ और देखने को मिली कि समाज में जो है तो यहाँ हम जहाँ स्थित है, जो अपना गांव है, देश है, सिटी है, मुझे बॉर्डर पर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि यहाँ देखने को मिल पा रही। क्योंकि आज का करप्शन, आज लोगों का काम नहीं होना, लोगों के साथ गलत होना, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो अगर आपके अंदर इंसानियत होगी या फिर वो आवाज़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से पैदा हो जाती है कि मुझे ऐसा मैं कर सकता हूँ, अगर तो करूँगा, और करने से हो सकता है कि समाज पर एक असर जो है, जो बुरा पड़ रहा है, हो सकता है कुछ बदलाव आए। और कहा जाता है ना कि जब कोई बुरा करे तो बुरा को बुरा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब तो बुरा कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन एक अगर अच्छा करने वाला होता है तो फिर बुराई ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो एक अच्छा शुरुआत तो करे तो बहुत कुछ हो सकता है। बस इसीलिए मैंने प्रयास ये किया कि अगर पत्रकारिता लाइन में आते हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगा, जनता का मिलेगा, और पुलिस प्रशासन भी साथ देगी हमारा, तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि पत्रकारिता को लेकर के जिस दिन आप पत्रकारिता ईमानदारी से करेंगे, ना कोई पुलिस वाला साथ देगा आपका, ना कोई कानून साथ देगा आपका, ना कोई कोर्ट देता आपका साथ, और ना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो है आम जनता आपके दाएं बाएं जो घूम रहे हैं वो कोई साथ देंगे। आपको ही बुलाएंगे, अपनी ही समस्या बताएंगे, घर पे बोलेंगे कि सर आप घर पे आ जाइए, ऐसी ऐसी समस्या है। लेकिन आप जब घर पे जाएंगे तो 4 लोग लाठी डंडा लेके आ जाएंगे ना, तो वहाँ की सब फरार हो जाएंगे वहाँ से। सिर्फ आप ही नज़र आओगे और घेरे में नज़र आओगे कि मतलब अब कुछ होने वाला है, समझ में आ जाता है। सर ने एक बात जो कही उससे मुझे एक और वक्त याद आता है। कई लोग के सवाल रहे हैं कि इनके ऊपर कई ऐसे आरोप भी घेरे गए हैं जिन आरोपों में रवि पांडे जो है घिर जाते हैं। तो आखिर सर से मैं जानना चाहूँगा सर ये केस का क्या असलियत है और क्या उसका अगर मायने क्या निकलते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब रेस में घोड़ा दौड़ता है और सामने वाला जो है, तो अगर उसे भी दौड़ना होगा, अगर बगल वाला, अगर आप जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपको पीछे करने के लिए एक बगल वाले को भी दौड़ना होगा। जितना आप दौड़ रहे हैं उससे ज़्यादा दौड़ना होगा उसको, तब वो पीछे आपको कर पाएगा। अगर नहीं कर पा रहा है दौड़ कर, तो बेशक है कि आपको गोली मारने का प्रयास करेगा, गिराने का प्रयास करेगा, आपका पाँव खींच के आपको पटकने का प्रयास करेगा कि ये सामने वाला जो है किसी न किसी तरीके से बदनाम हो, बर्बाद हो, इसके जो पाँव है डरे, पीछे हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों को ले करके ही ये पूरे मामले देखने को मिले कि मेरे ऊपर ये सारे मामले थोपे गए। लेकिन उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमे चल रहे हैं। एक भी अगर एविडेंस कोई दे दे, एक भी कोई एविडेंस दे दे, 4 मुकदमे में एक अगर कोई, मतलब एक ख़त्म हो गया मेरा, 5 मुकदमे थे, 5 मुकदमे में कोई एक आके एविडेंस दे दे कि रवि कुमार यहाँ पे गलत है, तब तो कोई बात हो। अब बाकी झूठे मुकदमे करने हो तो हमारे ऊपर 50 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है बताइए। सर मैं इसी बातों में लगभग आप लोग सभी भली भांति समझे होंगे। एक आपका फ़ोन होता है जो लगभग आज से कहूँ तो आदम जमाना में बोल सकते हैं, जो इंटर पे देखा जाता है। सर ये फ़ोन सर अभी आपके पास सलामत है या फिर उसको आप किसी म्यूजियम टाइप का आप संभाल के रखें? देखिए, वो जेब में तो नहीं है, ज़्यादातर मतलब लेके ही चलता हूँ, लेकिन अभी जस्ट ऑफिस में है क्योंकि उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था। ज़्यादातर तो इंसान 2 फ़ोन है और इतनी महंगाई है कि 400-400 रुपये का इंसान रिचार्ज करवाता है तो कितने फ़ोन में करवाएगा। 2 फ़ोन तो हमारे जेब में पड़े हुए हैं। एक फ़ोन है जो ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो छोटा वाला ही है, और वो बहुत अच्छा फ़ोन है कि मतलब हम बैटरी ख़त्म होने का डर नहीं रहता, इंटरनेट चलाने से कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात कि एक पत्रकार के पास ऐसा फ़ोन होना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि ये फ़ोन कहीं गिर जाए या कुछ भी हो जाए, या फिर मान लीजिए कि जियो का फ़ोन है, नेटवर्क ना हो, तो एक ऐसा भी अन्यथा होना चाहिए एक अलग, और आपका लोकेशन नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि आपके जो नंबर के अनुसार सामने वाला कोई दुश्मन आपका हो जो पीछा कर रहा हो, तो छोटे फ़ोन पे लोकेशन नहीं बताता, तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आपके पास फ़ोन होना चाहिए छोटा वाला, कि ज़िंदगी में कहीं भी आप जाइए, रिस्क हमारे चारों तरफ है, दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं, तो बचने के लिए हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए कि हम औजार हो छोटा सा। तो एक छोटा सा फ़ोन बहुत बड़ा काम करता है। वो छोटा फ़ोन का जो मायने है शायद बहुत बड़ा है, और लगभग जितने भी साथी हैं जो समाज सेवा में काम करते हैं उन लोग को ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया अपनानी होगी।
ये रहे रवि पांडे, और साथ में उम्मीद भी करता हूँ कि जिस तरीके से इनकी ईमानदारी की जो पत्रकारिता है आप देख भी सकते हैं तरंग 24 न्यूज़ के माध्यम से इनकी पत्रकारिता भी कैसी लगी, और यह वीडियो के माध्यम से ये इनका जो कथन है कैसा लगा आप कमेंट करके भी बताना न भूलिएगा, और सीधी की धारा से ये तस्वीर आपको कैसी लगी ये भी बताना भूलिएगा। इसे आप देख रहे हैं बिंदु पे टीवी। मैं आर्यन जायसवाल, जय हिंद।